अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, बस इसका नाम हो गया है। नई स्कीम में 1 हटा दिया गया और कैफ 1 ही है अभी तक। ये आज इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं, लेकिन खैर आप लोगों को इससे क्या, आप लोगों के लिए तो ये पहली बार ही आप पढ़ रहे हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसा बच्चा जो ये देखना चाह रहा हो कि कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, तो पता नहीं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नाम क्या किया मैंने देखा नहीं, यही होना है, यही है, चेंज कर दिया है। चलो बहरहाल मैं अभी वही लिख रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ वट एवर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो होता था पीआरसी के अंदर, ठीक है। तो पीआरसी में एफएआर से करेक्शन ऑफ एरर चला गया। मैं सीओई लिख दूं, करेक्शन ऑफ, ये टॉपिक यहाँ से निकल गया। तकरीबन 10-12 लेक्चर्स मिला जुला के इस पे लग ही जाते थे। बच्चे को बड़ा मसला आता था क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इंट्रो वाले टेस्ट हो रहे होते थे और करेक्शन यहाँ पे कर रहे थे। खैर करेक्शन से जान नहीं छूटेगी, करेक्शन R1 में भी, ये FAR में भी, और ये अभी मेरे भी ज़रा 2-4 दिन लगेंगे यार, सेटिंग होते हैं। अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को CMA बोलता रहूँगा, FAR को FAR1 बोल दूंगा, CR को FAR2, तो आपने इससे परेशान नहीं होना। बहरहाल FR जो है, FAR, उसमें से करेक्शन ऑफ एरर निकल गया है। 10 से 15 लेक्चर्स कह सकते हैं इसके ऊपर लग ही जाते थे। इसके अंदर और भी, इसके साथ एक्रूवल्स को पहले पढ़ रहा होता है बंदा। खैर एक्रूवल्स तो हमें वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे, चीज़ें कुछ इंट्रो वाली पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे। बैड एंड डाउटफुल डेट हो गए, एक्रूवल्स हो गए, मार्कअप मार्जिन हो गए, इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं, ये हमने करनी ही होती हैं। ये जिस वक्त भी मौका आएगा हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह इनको। बहरहाल करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक FAR से निकल गया। उसके बाद रेशियोज़ का एक टॉपिक होता था, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो रेशियो का टॉपिक भी FAR से निकलकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको उर्फ आम में रेशियोज़ कहा जाता था। उसके बाद आपका एक स्टैंडर्ड था अर्निंग्स पर शेयर का, EPS का, ये भी FAR से निकलकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया है। IAS 33 कह लें, EPS कह लें चले, क्योंकि अब हमें इससे क्या कि ये क्या था ये अब आगे जाके पढ़ेंगे आप। अब ठीक ठाक तो है ना आप लोग? हाल हवाल कैसा है? सब सही है ना? ऑनलाइन वालों असल में मैंने ना ऑन करने से पहले हाल हवाल पूछ लिया था। आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। बाकी इंट्रोडक्शन ही हमारा हो रहा है सब्जेक्ट का, ठीक है जी। और जो मेहमानाने गिरामी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनकी ज़रा अगर आप लिस्ट देखें तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से आपको फाइनल अकाउंट्स मिला, मुबारक है। IAS 38 इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड आ गया। ज़रा भाई आप दूर नहीं हो जाते, खुला खुला लिखना है हमने ज़रा, ठीक है जी। IAS 38 मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप लोगों ने जो IAS 16 थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना, हाँ, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उसी को ज़रा अच्छे लेवल पढ़ेंगे। डिस्पोजल होता है आपका इंट्रो के अंदर, ओके, यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो रीवैल्यूएशन है, जो यहाँ पर आकर इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो IAS 16 जब कर लेते हैं तो वो टेंजिबल एसेट्स का स्टैंडर्ड है और IAS 38 इंटेंजिबल्स का। कुछ मामूली चेंजेस के साथ, आसान है, मुश्किल नहीं है। एक अच्छा एडिशन है आपके लिए तो एज फार एज मार्क्स स्कोरिंग इज कंसर्न, उम्मीद है, ठीक है जी। उसके बाद आपकी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से एक और तोहफा आया और वो तोहफे का नाम है IAS 41। मेरा तो फेवरेट स्टैंडर्ड है। इसमें गायें भैंसें पौधे पौधे, एग्रीकल्चर इसका नाम है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है ये एक स्टैंडर्ड। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आया करता था। इस दफ़ा भी सवाल उसने पूछ लिया जाते जाते, जैसे यहाँ से रेशोज़ निकला है तो इस बार रेशोज़ पूछा हुआ था ICAP ने, ऐसे ही वहाँ पे IAS 41 भी टेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। ये 2 टॉपिक्स तो आपके आ गए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से। एक और चीज़ भी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से आई है, फुल फ्लैज नहीं आई, वो कहलाती है फाइनल अकाउंट्स। फुल फ्लैज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि IAS 1 फाइनल अकाउंट्स जो स्टैंडर्ड है, IAS 1 जो है हमारा, वो तो आ गया है आपका FAR में। यानी आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखी हुई है ना। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट किस किसने चॉइस में छोड़ा? सच्ची सच्ची बताना, किस किसने चॉइस में छोड़ा था? फाइनल अकाउंट्स चॉइस में छोड़ा, मुझे सही से बताना है। 1 2 3 4 5 6 और हाँ हाइब्रिड वाले बताओ 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 बताओ। अब बताओ, बताते क्यों नहीं है? हाँ माशाल्लाह हैं, काफी सारे हैं।
एक दफा दोबारा जरा हाथ ऊंचे खड़े कर दे, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताएं जरूर, ठीक है। तो चॉइस में छोड़ा था, है पर्चा पास हो गया या अभी रिजल्ट आना है? पास हो गया। इसीलिए मेरा दिल होता था जब कभी यहां पर R1 में, जो R1 था ना, फाइनल अकाउंट नहीं होता, तो मेरा बड़ा दिल करता था कभी R1 में फाइनल अकाउंट्स आ जाए ना। वजह पता है क्या होती थी? वजह ये होती थी कि FAR1 के अंदर बंदा ऐसे हवा में लटका होता था, क्योंकि इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स था जो चॉइस में छोड़ाते थे बच्चे, ठीक है, और R1 में फाइनल अकाउंट्स का सवाल था नहीं, एक्सट्रैक्ट से गुजारा चलाना पड़ता था, और फिर R2 के अंदर फिर फाइनल अकाउंट्स आ जाते थे। तो खैर एक अच्छा एडिशन है, अच्छा है ये। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बनाएंगे, जाहिर है वह कंपनी अकाउंट, अब यहाँ पे आप IAS 1 को फॉलो करते हुए बनाएंगे, वो बचपन वाला काम नहीं होगा, लेकिन बुनियाद तो वही है, ठीक है, उसी बुनियाद के ऊपर आपकी बिल्डिंग इंशाल्लाह खड़ी होगी। लेकिन जिन्होंने चॉइस में छोड़ा था वही परेशान ना हो। मैं हमेशा IAS 16 से शुरू करता हूँ, लेकिन आज का दिन शायद मैं थोड़ा टाइम जो है वो बचाकर एक फाइनल अकाउंट का सवाल करा दूँ, ठीक है। फाइनल अकाउंट का एक सवाल सादा सा बिल्कुल करेंगे, जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स ना हो, सिर्फ ये है कि P&L क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें नजर आती हैं, क्योंकि मैंने फिर आगे फाइनल अकाउंट्स तो फिर बाद में जाकर देखेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपके सारे टॉपिक्स के एडजस्टमेंट्स अपने अंदर लेकर एक पूरा सवाल बन सकता है फुल फ्लैज, जो कि बनेगा भी सही, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो वो फिर एंड पे जाकर करेंगे, लेकिन स्टार्ट में P&L किस चिड़िया का नाम है, बैलेंस शीट जो है वो किस कबूतर को कहते हैं, इसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ नजर आती हैं, ये एक बार एक सवाल में देख लेंगे। एक आधा सवाल मैं करा देता हूँ, मुझे सादा सा नजर आया था आपकी IKP किताब के अंदर ही, ठीक है, वो सादा सा सवाल विदाउट एडजस्टमेंट, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं, वो कर लेते हैं, उसमें जरा फॉर्मेट को हम देख लेंगे, जो फॉर्मेट हमने फॉलो करना है अब FAR1 के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कल कोई और आसान सवाल एक आधा मिला तो वो भी आपको दे दूंगा विद सोल्यूशन, देख लीजिएगा। लेकिन हम फिर IAS 16 स्टार्ट कर देंगे, IAS 16 करेंगे, 38 करेंगे, 41 करेंगे, ऐसे तरतीब से IAS करते चले जाएंगे IAS, और उसमें हमने अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। तो हम एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, और एक्सट्रैक्ट्स बनाना आसान लगेगा आपको इंशाल्लाह जब फाइनल अकाउंट का एक सवाल भी हमने किया हुआ होगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने फाइनल अकाउंट बिल्कुल चॉइस में छोड़ा हुआ था वो भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह यहाँ पे उनकी तैयारी करा दी जाएगी। अब जाहिर है मजबूरी है, अब क्या करें, अब आ गए हैं तो आ गए हैं, ठीक है। हमने तो बुनियाद से ही चीज़ों को उठाना होता है अल्टीमेटली, बस जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको ज़रा ईजी गोइंग लगेगा, और जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ उनको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम तो हमने पूरा ही करना है इंशाल्लाह, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स एक अच्छा एडिशन ये भी आ गया है। और अब ये मैं कहाँ से, ये तो ना इधर से आया है ना इधर से आया है, बल्कि ये तोहफतन हदियतन आसमानों से ही कहीं आया है। ये है जी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, उर्फ आम में इसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री। ये जब पिछली बार स्कीम बदली थी उससे पहले ये FAR1 में हुआ करता था, FAR1 का सिलेबस जब बदला तो ये खत्म हो गया था, इसमें से चला गया था, लेकिन अब ये दोबारा आ गया है। ये एक टफ टॉपिक है, टफ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, ऐसा भी मसला नहीं है कि आपको ज़्यादा टफ लगे। एक तरतीब से हम चला करते हैं चीज़ों के अंदर। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे एडिशन हुआ है, जबकि यहाँ से 3 टॉपिक्स निकले हैं। तो NPO जिस लेवल के ऊपर टेस्ट करता था वो टेस्टिंग लेवल अब उसने अपने सिलेबस के अंदर कम कर दिया है। असल में टेस्टिंग लेवल होते हैं, कभी आप सिलेबस देखें ना, मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, ये देखें ना, इस सबसे पहले ना एक ये लिखा होता है, ये कभी आप सिलेबस देखो, कभी देखा होता ना IKP की किताब क्या होती है, सिलेबस में क्या लिखा है, ये चीजें कभी देखी हो तो पता हो ना, ठीक है। तो ये सिलेबस के स्टार्ट के अंदर, सिलेबस शुरू होने से पहले ना ये लिखा होता है टेस्टिंग लेवल। T1 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक एंड मैक्सिमम एग्रीड लिमिट ऑफ टेस्टिंग लेवल 1 टॉपिक्स विल बी 8 मार्क्स, ठीक है। 8 नंबर से ज्यादा सवाल नहीं आ सकता, और फिर ये तकरीबन टोटल मिलाकर 35 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, शॉर्ट क्वेश्चंस एक तरह से होते हैं, ठीक है ना। तो T1 लेवल पर ले आया है वो NPO को। पहले NPO का जो टॉपिक था वो T2 लेवल पे था, ठीक है। T2 लेवल का मतलब कि वो 20 नंबर तक जा सकता है, और T3 लेवल 25 नंबर तक। 25 नंबर वाला तो कोई सवाल होता ही नहीं हमारा, मैक्सिमम अप टू 20 नंबर ही जा सकता है टेस्टिंग लेवल 2 तक। तो पिछले सिलेबस के अंदर NPO में मैं बस बताना चाह रहा हूं, बैलेंस करके बताना चाह रहा हूं कि मोर और लेस चीजें वैसे ही हैं, ठीक है। तो NPO टेस्टिंग लेवल 2 के ऊपर पहले चलाया करता था, बड़ा सवाल 18 नंबर तक का उसमें से आया करता था, शॉर्ट भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो इसको T1 में ले गया है। अगर मैं वैसे ही आपको दिखाऊं जरा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपके लिए छोटी सी वो बनाई हुई है ना समरी, तो अगर मैं आगे क्यों नहीं जा रहा,
ये देखिए, डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये किस लेवल पे चला गया अब, T1 पे। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम अप टू 8 मार्क्स का टेस्ट कर सकता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। तो निस्बतन इस पे अगर पहले 12 दिन लगते थे तो अब 6-7 दिन लगेंगे। छोड़ना तो हमने कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें ये मेरे जिम्मे है, ये मैं करता रहूंगा इंशाल्लाह। बस बताना आपको ये चाह रहा था कि यहाँ से 3 टॉपिक्स निकले हैं जो मिला जुला कर कोई 24-25 लेक्चर्स का या 30 लेक्चर्स चलें, ब्रॉडली स्पीकिंग 30 लेक्चर्स कह लें कि यहाँ से निकले हैं। लेकिन आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो अच्छे खासे वजनी हैं, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट्स आपका 10 एक दिन तो कम से कम ले जाएगा, सिंगल एंट्री 10 एक दिन कम से कम ले जाएगा। ये कुछ 4-5 दिन IS 41 भी ले जाता है, 5-6 दिन IS 38 भी ले जाता है, ठीक है। हाँ, NPO से थोड़ा सा शायद क्वेश्चन मिले तो मोर और लेस ठीक है। अगर NPO बिल्कुल ही निकल जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहरहाल अब ICAP को क्या कह सकते हैं। खैर ये आपकी मोटी मोटी चेंजेस हैं इस टॉपिक, इस पेपर के अंदर। सिलेबस आपको भी मिल जाता है, कॉपी हो रहे हैं, ठीक है, जो मैंने वो आपके लिए बनाया था, ठीक है। बहरहाल ये नए एडिशन है। कोई बच्चे होते हैं ना, कोई सीनियर पूछता है या कोई बाद में पूछता है आपसे, तो ये पहले वाला लेक्चर है जिसके अंदर आपको भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर चेंज क्या है। तो चेंज बस इतना सही है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आसान चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। बस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है जैसे सबसे मुश्किल चीज़ मैं समझता हूँ फाइनल अकाउंट्स होती है। उसकी वजह यह है कि कोई भी टॉपिक साथ फिट हो जाता है, लेकिन हम उसकी तैयारी साथ साथ करके चलेंगे। फाइनल अकाउंट्स में जाकर हमें कोई ये नहीं लगेगा कि हमने नया टॉपिक शुरू किया है। फाइनल अकाउंट में जाकर हम बस ये लगेगा, ओ अच्छा 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 सारे टॉपिक्स इकट्ठे होकर आ गए हैं, बस अब मैनेज करना है, इसको सीखना है, इसलिए उसमें मुश्किल होगी नहीं। बाकी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर तरतीब पे सवाल पड़ जाते हैं। एक ही तरतीब पे सारे सवाल करने वाला बच्चा आधे से ज़्यादा नंबर लेने वाला बन ही जाता है उनके अंदर भी। खैर आते हैं ज़रा सिलेबस की तरफ। क्या हाल है? और जिंदा हो? परेशान लग रहे हो मुझे। परेशान, इससे परेशान हो गए, इससे परेशान। ये तो बेहतर हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, अच्छे अच्छे चेंजेस आए हैं, मुफ्त के नंबर आए हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा नंबर लेने, जिसमें ना अंग्रेजियाँ लिखनी पड़ती थी, रेशो के टॉपिक में अंग्रेजियाँ लिखनी पड़ती थी। आपको पता है आपकी अंग्रेजी जो है वो फंसती है ज़रा, है तो करेक्शन ऑफ एरर जो है उसको सीखने में बड़ा टाइम लगता था। चलें फिर जब सीख जाता था बच्चा तो ठीक है, उसमें से पासिंग मार्क्स आ जाते थे। PPS बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक था, डिफरेंट टॉपिक था, बिल्कुल एक तरतीब और चल रही होती थी, इसकी डिफरेंट हो जाती थी, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये IS 38, IS 41 फाइनल अकाउंट्स पढ़ के, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़ के। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद आप किसी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स भी खुद ही बना दें। मतलब ये तो आप थोड़ी बहुत जो है ना अपनी आमदनी भी शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, बड़े मजे का टॉपिक है, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। खैर आ जाए जरा तशरीफ की टोकरियां लेकर। तो प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस, 30 से 40 नंबर की इसको वेटेज दी है। ये सिलेबस मैंने नया डाल दिया, चैप्टर्स नए डाल दिए, लेकिन ये जो एनालिसिस है जाहिर सी बात है अब अगली बार इसको चेंज कर देंगे। चैप्टर्स बदल गए ना, ये 3 निकल गए और 4 नई चीजें आ गई हैं। तो फिलहाल तो पर्चा जो कि पुरानी स्कीम पे हुआ, तो इसलिए मैंने इसी को ही रखा हुआ है यहाँ पे। जो टॉपिक्स निकल जाएंगे बस वो निकल जाएंगे, बाकी का तो एनालिसिस सामने होना ही है ना। फिर अगली बार इसको जो है वो नए पेपर के हिसाब से कर लेंगे, फिर गायब कर देंगे। इस दफा वाला पेपर भी तो 100 नंबर भी तो पूरे करने थे ना, ठीक है। ओके, अब 30 से 40 नंबर की ये ग्रिड है और इसमें टॉपिक्स चेक करो तो बेसिकली 3 ही टॉपिक्स हैं। कॉन्सेप्चुअल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसके अंदर ये फ्रेमवर्क है, थ्योरेटिकल डिस्कशन इसके अंदर से आती होती है। ये नॉर्मली तो आपका लेक्चर 2.25 घंटे का है तो 1 लेक्चर कर लें, लेकिन हम चलो 1.5 लेक्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये एंड पे जाके हम कर लिया करते हैं, इस तरह का टॉपिक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक्स, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स पे मेरे ख्याल में मिला के आपके कोई 25 से 30 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन जस्टिफाइड है 35 नंबर। मैं एवरेज करके चलते हैं तो 35 नंबर यहां से आपके स्कोर हो जाएंगे। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, देखो एक बात याद रखना बेटा, आप लोग अकाउंटिंग का परिचय है पहली बात, दूसरी बात प्रोफेशनल स्टडीज है, ठीक है। मुमकिन नहीं होता कि आपका टिच टैली सारा सवाल सही हो जाए, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, इस तरह का हो जाए काम। एक आधा बच्चा होता है मेरिट सर्टिफिकेट वाला या गोल्ड मेडल वाला, बाकी सारे नहीं होते। ना जरूरत है कोई इतनी दौड़ लगाने की। आज तक जितना को भी देखा है ना, क्लास में पता ही नहीं चलता था कि यार ये भी हो सकते हैं। मतलब नॉर्मल ऐसे ही बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते तो पता, आपने उसकी दौड़ नहीं लगानी, ठीक है, अच्छा है, बस पढ़ते जाएं। हम
हर सवाल में पासिंग मार्क्स ले लें, आई कैप कहता है, तो बच्चे को ये समझ नहीं आती कि हर सवाल में पासिंग मार्क्स लें तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पासिंग मार्क्स से देंगे आराम से, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स आपको आराम से देंगे। अगर 35 नंबर इसमें से आ गए हैं तो हर बच्चा इसमें से 20-22 नंबर ले ही लेगा कम से कम। ये अच्छी खासी वेटेज है। उसके बाद रह क्या गया फिर 25-30 नंबर। आगे देखते हैं, आगे आसान टॉपिक्स भी, ठीक है। तो ये पहली ग्रेड आ गई। इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, फाइनल अकाउंट्स जिसको आप कहते थे। बस फाइनल अकाउंट्स में होगा क्या, एक तो थोड़ा फॉर्मेट में आज बता देता हूँ, फॉर्मेट जरा IAS 1 वाला बन जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जितने भी टॉपिक्स आपको यहां नजर आ रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट का स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड पढ़ा, PPE पढ़ा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंपेयरमेंट 38, एग्रीकल्चर, ये सब के सब अपनी एडजस्टमेंट लेके फाइनल अकाउंट्स में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंट्रो के अंदर बैड एंड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट आती थी या एक्रूवल की एडजस्टमेंट आती थी, ऐसे होता था ना, करेक्शन ऑफ एरर की कोई एडजस्टमेंट आ जाती थी, ऐसे सीधी सीधी एडजस्टमेंट यहाँ पे भी सीधी सीधी एडजस्टमेंट होती है। कोई इतना बड़ा मसला, अगर टॉपिक तैयार है तो हमने तो हर टॉपिक के अंदर जाना ही कहाँ पे है, एक्सट्रैक्ट्स पे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो ग्रेड है 20 से 30 नंबर का, मैं समझता हूं कि ये भी आपको पास कराने के लिए रखा गया है, छोटा सा ग्रेड, ग्रिडी है, ग्रिडी, ठीक है। देखो ना, आपके टोटल 3 टॉपिक्स हैं, 3 भी नहीं है, मैं इनको 2 कहता होता हूं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जहां पर आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ये देखो, इसका टेस्टिंग लेवल क्या है, T2, लेकिन इसमें T2 वाली कोई चीज होती नहीं है खास, ठीक है। फिर आई कैप क्या करता है, इसको मिक्स करता है नॉर्मली, मैं आपको भी ट्रेंड भी दिखाऊंगा, किधर गया IAS 8, असल मैं उधर लिख लाया हूं ना, मैं उस तरतीब से लिख के लाया हूं। ये अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, ये देखें, अब ये T1 लेवल का सवाल, IAS 8 T1 है। IAS 8 बड़ा एक मजे का स्टैंडर्ड है, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं ये कह सकता हूं कि और अच्छा कर दिया उन्होंने आपके लिए। थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन रिटर्न इंशाल्लाह मिलेगा आपको। एनीवेज, ये T1 लेवल का IAS 8 का टॉपिक, ठीक है, और ये T2 लेवल का चेन इक्विटी है। ये इन दोनों को मिक्स करके एक बड़ा सवाल बनाता है। चेन इक्विटी का बड़ा सवाल बनाने के लिए IAS 8 को मिक्स करना इसको पड़ता है। तो देखा जाए तो ये कितने नंबर की मैंने ग्रेड बताई है, कितने नंबर की ग्रेड है जी, कितने नंबर की, 20 से 30, 20 से 30, यानी कि आप इसको 25 कर लें तो 2 सवाल 3 टॉपिक्स में से, 3 टॉपिक्स इसने कहे हुए हैं। मैं आपको करवाऊंगा भी ऐसे ही, चेन इक्विटी कराऊंगा, 2 से 3 दिन में हो जाना है, बस 2 से 3 दिन के अंदर चेन इक्विटी फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पर्चे के लिए तैयार नहीं होगा, पर्चे के लिए कब तैयार होगा, उसके साथ ही IAS 8 शुरू करेंगे। IAS 8 जब समझ लेंगे तो फिर IAS 8 में चेंज इन इक्विटी बनवाएगा वो। IAS 8 में ही होता है पुराने सालों की गलती पकड़ी गई, सही करनी है, या पॉलिसी चेंज की, पिछले सालों को सही करके लाना है, या एस्टिमेट चेंज है तो इसकी अकाउंटिंग सिखाई जाती है इसके अंदर। तो ये दोनों टॉपिक्स मिलाकर मेरे ख्याल में 10-11 दिन के अंदर हो जाएंगे, 12 दिन में हो जाएंगे, हद हद, और 10 दिन के अंदर ही, यानी ये आपके 20-22 लेक्चर्स की मार है। नंबर चेक करो, तो ये उल्टा आसान हो गया। ग्रिड जितनी छोटी हो जाती है, ठीक है, उतना आपके लिए आसानी हो जाती है, वो टॉपिक करो। अब इसमें से अगर 25 नंबर का पर्चा आता है तो टॉपिक भी ऐसा है, कैश फ्लो का सवाल, आसान तरीन सवाल इस दफा आया था, और मुश्किल तरीन भी कोई मुश्किल नहीं होता इसके अंदर, 70-80% मार्क कैश फ्लो का सवाल लाजमी दे देते हैं। हाँ, IAS 8 का सवाल थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन उसी के अंदर एफर्ट ज्यादा कर लेते हैं हम, तो पासिंग मार्क्स वो भी आराम से देते हैं। तो 25 नंबर का पर्चा है, 15 से 20 नंबर, 15 नंबर तो कम से कम भी ले लेने चाहिए। कितने पहुंच गए हो, हैं 37 से पहुंचे हो अभी तक, तुम 35 भी कर लो यार, तो बाकी कितने नंबर बचे ना, 45, 35 से 45, यानी 40 नंबर में से तुमने 15 नंबर लेने। ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं बनते, फिर भी आ रहा है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो अच्छे नंबर देते हैं आपको, ठीक है। और कितने जी, 35 से 45 ऑन एवरेज। अगर 40 नंबर भी आए तो गवर्नमेंट ग्रांट छोटा स्टैंडर्ड है लेकिन टेक्निकल है, मजे का है, 5-1 दिन में ये होता है। बोरिंग कॉस्ट 5 से 6 दिन में होता है। PPE पे काफ़ी टाइम लगता है, कोशिश यही करनी है कि इसको 20 से कम में कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत वॉल्यूमनेस है, इसके अंदर से नोट भी बन सकता है, इसकी जर्नल एंट्रीज भी आती हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5 से 6 दिन का, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट 5 से 6 दिन का, इंटेंजिबल 5 से 6 दिन, एग्रीकल्चर, ये सारे छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, वेटेज बहुत है।
इनका अपना सवाल भी बन सकता है, जैसे IAS 16 हो गया, ये इंटेंजिबल का स्टैंडर्ड आया है, ये ऐसे स्टैंडर्ड है जिनमें PPE का नोट, ये इन्वेस्टमेंट ये इंटेंजिबल का नोट बनवा सकता है, 15-18 नंबर का सवाल इसमें से आ सकता है। बाकी ये छोटे सवाल हैं, ये इनमें भी मिक्स हो सकते हैं, ये फाइनल अकाउंट में भी मिक्स हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम कर यही रहे होंगे, हम यहाँ IAS 16 शुरू करेंगे और ये सारे के सारे मैं आपको इकट्ठे करवा दूंगा। ये कर लेने के बाद फिर हम मूव करेंगे, मे भी इधर मूव कर जाए, मे भी इधर मूव कर जाए, ठीक है, और फिर इस तरफ आ जाए, ये भी वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल हमारा पहला पंजा जो हम डालेंगे उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, ओके डन। थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप देखें तो 10 नंबर का, ये इससे पहले आपको ये बताना चाहिए मुझे कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता ना, आप तो पहली बार तकरीबन सारे बच्चे तशरीफ की टोकरियां लाएं, ठीक है। तो पेपर पैटर्न क्या है जी, 2 सेक्शंस हैं इस पर्चे के अंदर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। टोटल 9 सवाल आएंगे, 9 ही आते हैं, ठीक है, 9 ही सवाल आएंगे, 10 नहीं आते, 8 नहीं आते, ठीक है, जिसमें से 6 सवाल पार्ट ए के अंदर। तो पेपर पैटर्न में एक होगा पेपर के अंदर पार्ट ए, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ऐसे ये सेक्शन ए लिख देता हूं, पार्ट ए की सेक्शन ए, यहां पे लिखा सेक्शन ए, ये देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, पर्चा देख के परेशान नहीं होना, 5, 6 सवाल हो गए। ये सेक्शन ए के अंदर 6 ही आते हैं, जिनमें एक लाजमी MCQs होता है। आप खुश ना हो जाना MCQs है तो हम वो अकड़ बकड़, MCQs उल्टा परेशानी का बायस होता है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते, वो आपको थ्योरेटिकली भी चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना पड़ता है, कंप्लीटनेस इंश्योर करता है एग्जामिनर। MCQs तो बहरहाल कम है मेरे हिसाब से, तो ज्यादा होने चाहिए, बच्चा अच्छे से पढ़े ताकि, ठीक है ना, कम से कम भी 30-40 नंबर के MCQs होने चाहिए पर्चे के अंदर, ताकि लगे बच्चे को पता ये चॉइस में छोड़ने का क्या अंजाम होते हैं। खैर एनीवेज 6 सवाल हो गए। उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है, इसमें 3 सवाल होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 3 सवाल इस तरह से, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ये आपका पेपर का पैटर्न होता है, पार्ट ए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर क्या होगा जी, सेक्शन ए के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं और मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। इसमें सवाल 10 नंबर से ऊपर का नहीं आएगा। देख लो देख लो, तसल्ली कर लो, तसल्ली कर लो। ये जनाब आपका सेक्शन बी स्टार्ट हुआ था ना, इसके ऊपर देखो, ये तो हो गया ना MCQs 10 नंबर के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर का, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। सेक्शन ए के अंदर 6 सवाल आते हैं, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स, और मस्ट एक सवाल MCQs का होता है 10 नंबर का, 9 या 10, 8 9 10 MCQs, नॉर्मली 9 MCQs होते हैं, 8 से 9 MCQs, ठीक है। तो ये जनाब आपका सेक्शन ए हो गया। आजा भाई, ले 6 क्वेश्चन मैक्सिमम अप टू मार्क्स 10 एंड 1 क्वेश्चन ऑफ मार्क्स 10 फॉर MCQs, ठीक है जी। MCQs का एक सवाल लाजमी है इन 6 में, ठीक है, ओके। उसके बाद सेक्शन बी के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, और इनकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो 20 नंबर है। लेकिन 20 नंबर का नॉर्मली सवाल आते नहीं है, 15 से 18 नंबर के सेक्शन के अंदर भी सवाल आते हैं, क्योंकि ऊपर 6 सवाल उसने देने, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सवाल के अंदर वो 60 नंबर ज़रा उसको ज़्यादा लगते हैं। तो नॉर्मली वो जो है वो 15 से 18 नंबर के सवाल देते हैं, तो मैक्सिमम अप टू मार्क्स 20, लेकिन मैक्सिमम ये, ठीक है जी। अब इसको भी चेक कर लो, देख लो ज़रा, ऐसे ज़रा पेपर पे नज़र डाल रहे हैं। ये पेपर हम आखिरी क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। नॉर्मली मैं रीसेंट अटेम्प्ट का पर्चा जो है वो साइड पे छुपा के रख लेता हूँ। हाँ, इस दफ़ा एक मसला होगा, 2 सवाल और कुछ MCQs हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो यहाँ से निकल गए, वो फाइनल वो FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले बच्चे करेंगे हमारे सवालों को, ठीक है। हाँ, उन वाले 2 सवाल हम कर लेंगे, 3 सवाल, ठीक है, जो हमारे लिए रेलेवेंट होंगे, और फिर कोई नया टॉपिक जो उसके लिए कोई सवाल देख लेंगे, ठीक है। वैसे नॉर्मली मेरी रूटीन यही होती है कि मैं रीसेंट टाइम को छुपा के रख लेता हूँ।
अब पता नहीं इज़ा छुपाता हूँ, नहीं चेंज हो गया ना, ठीक है, छुपा के रख लेता हूँ, मतलब कि साइड पे कर देता हूँ, और उसके बाद एंड पे जाके हम अपना टेस्ट करते हैं। मैं भी नहीं पढ़ता रिसेंट अटेम्प्ट को, पर्चा पूरा एक बार पूरा टॉपिक कर लिया, सारा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद फिर सारे सवालों को एंड पे करके देख लेते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। खैर एनीवेज, फिलहाल ज़रा मैं सिर्फ इसका सिर्फ नक्शा दिखा रहा हूँ आपको, हुजम नहीं दिखा रहा, परेशान नहीं होना। 7वां सवाल 16 नंबर का, 8वां सवाल है जी 16 नंबर का, और 9वां सवाल है 18 नंबर का, कैश फ्लो का, बहुत आसान सवाल। एनीवेज, तो ये आपका पेपर का पैटर्न है FAR 1 का, ठीक है जी। अच्छा जी, स्टडी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो चैलेंजेस की बात अगर करें तो पहले तो चैलेंजेस क्या हैं जी। एक तो जनाब लेंथ ऑफ सिलेबस बहुत मसला है, ठीक है, सिलेबस लेंथी है। अब सिलेबस लेंथी है तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो छोड़ेंगे वो तो पर्चे में ज़रूर आता है ना, इसलिए हम छोड़ते कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे ज़िम्मे काम है, ये मैंने जजमेंट करनी होती है अपनी कि कौन सा टॉपिक टेस्ट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। अब जो टॉपिक की कम चांसेस होते हैं ना, तो वो भी आपको नहीं पता लगेगा कि इसके चांसेस कम है। और फर्क कितना को होता है, उस्ताद फर्क सिर्फ इतना ही डालता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो 10 की बजाय 12 सवाल करा देगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन कम होगी उसको 10 की बजाय 8 पे ले आएगा। इससे ज्यादा वेरिएशन उस्ताद नहीं डालता, वो खुद ही कर रहा होता है, तो वो उसके जिम्मे है, आपके जिम्मे नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ करवाया जाएगा तो आपने भी सब कुछ करना है, ओके। उसके बाद सिलेबस तो चलो जैसे तैसे करके पूरा हो गया। लेंथ ऑफ पेपर भी एक मसला है, पेपर पूरा ही नहीं होता, पेपर ही पूरा नहीं हुआ सर, तो भाई इसका हल क्या है? इसका हल है कि आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मार्क्स इंटू 1.8, प्रैक्टिस आपकी हमेशा क्या हो? टाइम बाउंड हो। और इसके लिए कोई आपने किसी मोमेंट का इंतजार नहीं करना अपने सेशन में, फला मोमेंट से शुरू करेंगे और पहला टेस्ट तो आने दो, आखिरी महीने में देख लेंगे, महीने बाद शुरू करेंगे, नहीं 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 नहीं, आज से ही शुरू करेंगे। जो एक तरतीब ये ज़हन में रखिएगा, जो सवाल क्लास में करवाया करूंगा उसको आपने फटाफट जाके रीडू करना है बगैर सोल्यूशन देखे, ठीक है। फिर जो होमवर्क का सवाल हुआ करेगा उसको भी आपने गिवन टाइम में करना है, मार्क्स इंटू 1.8 करके, और सोल्यूशन नहीं देखना। सोल्यूशन देखना मौत है, या तो आज ही मौत को गले से लगाने का फैसला कर लो, या आज ही फिर सोल्यूशन ना देखने का फैसला कर लो। एक बम्पर ऑफर दूंगा आज, दे दूं? तैयार हो? हाइब्रिड वालों, दे दूं बम्पर ऑफर? तो की बात है, जो आज नहीं आया उनका क्या बनेगा, वो तो रह जाएंगे इससे। अच्छा, बम्पर ऑफर ये है कि आपको होमवर्क में सवाल मिला, आपने उसको बगैर सोल्यूशन देखे मार्क्स इंटू 1.8 करके सॉल्व किया, और वो सवाल सोल्यूशन बाद में देखना तो है ना, बाद में देखना है ना। आपने सोल्यूशन देखा तो वो मोर देन 70%, मोर देन 65%, 65 to 70% सही था, तो आप उसको दोबारा ना करें। ये बम्पर ऑफर है, और थोड़ी मतलब आप परेशान पता किससे होते हैं, अरे यार ये गलत हो जाएगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा, फिर डबल टाइम लगेगा। नहीं करना पड़ेगा दोबारा, आपने सोल्यूशन को तब तक नहीं देखना, हराम कर लें खुद पे सोल्यूशन को, जब तक एक बार आप खुद से कंक्लूड नहीं कर देते सारा सवाल, समझ आए ना आए, अजम्पशन लेके को फिगर लिख के खत्म करके एक बार फिर सोल्यूशन देखें। अब जो आपने गलती देखी तो आप फिर ये नियत करें, अगली बार ये सवाल करूंगा तो इंशाल्लाह ये गलती नहीं करनी, और बस उसको छोड़ के आगे। इसलिए अब इस डर से तो निकल आए ना, 2 बार करना पड़ेगा, 3 बार नहीं, 2 बार करना पड़ेगा ना। 70% सवाल सही इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। अगर वो 70% सही हो गया, उससे ऊपर भी कर लो, हर्ज नहीं है, अगर हो रहा हो तो कर देना सही, ये नहीं कि मैंने 60-70% ही करना। तो 70% सवाल सही हो गया तो दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं, ओके, ठीक है। तो फिर इसको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है हमने, तो मार्क्स इंटू 1.8 करना लाजमी है। अब ये होमवर्क में तो हो ही रहा होगा, ये टेस्ट के अंदर भी करना है आपने, ठीक है। पहली बार पेपर में जाके ये प्रेशर जब पड़ेगा ना आप पे, तो फिर संभाला नहीं जाएगा और पर्चा नहीं सॉल्व होता आपसे। तो पर्चा अगर 85 प्लस में सॉल्व कर गए हो ना आप, तो बहुत चांसेस होते हैं आपके पास होने के। लेकिन मार्क्स इंटू 1.8 का मतलब है, मैंने अभी इसके बाद बताना था, मार्क्स इंटू 1.8 का मतलब है 100 नंबर का पर्चा हल करने के लिए हमारे पास 180 मिनट होते हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, सही है।
तो एक नंबर के हिस्से में 1.8 मिनट आते हैं, ठीक है। 15 मिनट रीडिंग टाइम अलग है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 180 मिनट्स, 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपको 180 डिवाइड बाय 100 करने से ये मिलेगा। ये लाजमी है, ये लाजमी करना है, ये हमेशा करना है जब कभी जिंदगी में कोई सवाल करना है तो, ठीक है। तो इसको आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं हमारे, वैसे भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारी तरतीब यही है, कोई भी टॉपिक का सवाल जब हम पहला जैसे करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरतीब पे उस टॉपिक का आखिरी सवाल भी कर रहे होंगे। तरतीब हमने नहीं बदलनी, ताकि ये ना हो, मेरे किसी बच्चे के मुंह से मैं कभी ये नहीं सुनना पसंद करता, ना मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कि वो बच्चा कहे कैश फ्लो का सवाल आया था, पता ही नहीं लग रहा था शुरू कहां से करें। सिंगल एंट्री का सवाल, अब आ गई ना सिंगल एंट्री भी, सर सिंगल एंट्री का सवाल आया था, पता ही नहीं चल रहा था शुरू कहां से करें। एनपीओ का सवाल की समझ नहीं आ रही थी कहां से, फाइनल अकाउंट की समझ नहीं आ रही थी कहां से शुरू करें। बंदा कहना सुन मारूं मैं तुम्हें अगर तुम ये कहो तो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा जरूरत ही नहीं है इस चीज की कहने की पड़ेगी आपको। वजह क्या है, जैसे पहला सवाल कराऊंगा वैसे ही आखिरी सवाल कराऊंगा। यानी अगर मैंने सिंगल एंट्री का टॉपिक आपको करवाया, आपको मैंने 10 सवाल हल करवाए, ऐसे ही 5-7 सवाल आपसे भी हल करवाए, 10 सवाल, लेट्स से हमने 20 सवाल किए, तो सारे के सारे सवाल जब एक ही तरतीब पे होंगे तो पर्चे में भी तो उन्हीं में से ही सवाल, उसी टॉपिक का सवाल है ना, एडजस्टमेंट कुछ आगे पीछे हो सकती है, नो इश्यू। अब उसका हल क्या होगा, उसी फॉर्मेट के ऊपर चीजें डालेंगे, सवाल शुरू कर देंगे, कम से कम 70% सही होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए ये वाला मसला भी नहीं आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स यूज करेंगे। हर टॉपिक का सवाल, कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल जो है वो हम एक ही तरीके से किया करेंगे, ताकि ये मुसीबत ना हो फलां सवाल ऐसे करना है तो फलां वैसे, नहीं, एक टॉपिक एक इस तरह से करना है, बस ये हमें पता होगा। गॉट इट, ठीक है। अच्छा जी, स्टडी रिसोर्सेज के अंदर जी बुक ही होगी आपकी, ठीक है। और बेशक आप उसको, वैसे तो मैंने ऑडिट कर ही लेना, जाहिर है चीज़ें चेंज की हैं ICAP ने भी या नहीं की हैं, ठीक है, तो वो बुक के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो स्टडी रिसोर्सेज के अंदर आपने अपनी बुक ही लेनी है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल चैप्टर ख़त्म होने पर आप एक बार, कोई नहीं आपको ख़रीदने की ज़रूरत, स्टडी टेक्स ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके रख लें। जब कोई चैप्टर ख़त्म हो जाए, मेरे को हाँ भाई ये चैप्टर ख़त्म है, तो आप जाके उसको ऑडिट करें, आप मेरे लिए ऑडिटर बने और फिर उसमें से चीज़ें निकाल के मुझे बता दें जो बतकाज़ा बशरियत मुझसे रह गई हो। अगर उम्मीद तो नहीं रहेंगी, रह भी जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आपने स्टडी रिसोर्सेज में अपनी कॉलेज वाली बुक को यूज़ करना है, ठीक है, और अपने पास सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आप बेशक रखें स्टडी टेक्स को, उसमें जो कुछ है वो किताब के अंदर होगा, किताब में कुछ एडिशनल चीज़ें बस होंगी, इसका फ़र्क, ठीक है, ओके। चलें, अच्छा जी, चलें जी, अब ज़रा देख लेते हैं जी, ये पेपर पैटर्न है अगर, तो इस पेपर पैटर्न में और ग्रिड्स को किस हद तक फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क्स को नहीं छेड़ा, ये पुरानी ग्रिड है, पुराना हेडिंग, पुरानी मार्किंग ग्रिड, पुराने टॉपिक्स, ठीक है। सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ICAP मोर और लेस इस ग्रिड को फॉलो कर रहा होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ भी जाता है। जैसे प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले ये देखे चेन इक्विटी और IS8, जैसे मैंने कहा ना कि ये मिक्स करके सवाल देता है, ये दोनों टॉपिक्स मिक्स हुए हैं, दोनों टॉपिक्स मिक्स हुए हैं। और रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी ये 16 नंबर का सवाल, इसने ये जो क्वेश्चन नंबर 8 अभी लॉन्ग क्वेश्चन में आपने देखा था, लेंथ के हिसाब से तो सबसे लंबा सवाल पर्चे का यही था, ठीक है। इसमें ये दोनों टॉपिक्स मिक्स हैं, IS8 और चेंज इन इक्विटी। जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये दो मिलकर एक टॉपिक समझो हो गया, एक कैश फ्लो हो गया, बस यहां से आपके 25 नंबर का पर्चा बनना है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। आसान है, वहाँ हंसो मत, हाँ, तुम दिल में हंस रहे हो थोड़े थोड़े, है ना, मेरे पे हंस रहे हो गए, गोलियां करा रहे शुरू में गोलियां शुरू में नहीं कराई जाती, एंड पे कराई जाती हैं। अच्छा ले जी, नहीं शुरू से ही करा रहा है गोलियां। अच्छा, उसके बाद कैश फ्लो का टॉपिक बिल्कुल रेगुलर आने वाला टॉपिक है, 2 अटेम्प्ट्स में मिस हुआ था, लेकिन अब चूंकि उस वक्त इसकी ग्रिड में ज़्यादा चीज़ें थी, करेक्शन ऑफ एरर भी इधर ही था, NPO भी इधर था, तो जिस अटेम्प्ट के अंदर वो कैश फ्लो का टॉपिक नहीं पूछा करता, नॉर्मली वो NPO को ले लिया करता था, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में, कभी कभी सरप्राइजिंगली 2 अटेम्प्ट्स में नहीं भी आया। लेकिन अब चूंकि आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ग्रिड में रह ही क्या गया, एक ये और एक ये, तो अब यूं समझ लें कि ये मस्ट अपीयर ही हो गया, कैश फ्लो का टॉपिक तो मस्ट अपीयर ही हो गया। हाँ, अनलेस अनटिल के वो
छोटा सवाल इसमें से अलग बना ले, उसमें छोटा सवाल अलग बना ले, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, मज़ा नहीं आता उसको इस तरह से ना छोटा सवाल बनाने में। चेनी गुटी के साथ आईए सेट को मिक्स कर ही देता है वो। एनीवेज अगर नहीं करेगा, आईए सेट में कोई नोट वगैरह बनवा लेगा तो फिर चेनी गुटी को फिर छोड़ देगा, कैश फ्लो को नहीं छोड़ सकता मेरे ख्याल से वो। कैश फ्लो का सवाल तो अब एक हिसाब से मस्ट अपीयर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो 3 टॉपिक्स हैं ना, ये 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों के तीनों ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाले हैं। यानी कि इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनती है, इसमें भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, इसमें भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो यहाँ पर फिर वो देखेगा कि 3 में से कोई 2 सवाल दिया करेगा, ठीक है। और जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देगा तो मेरे हिसाब से उसको फिर वो एनपीओ को ले जाएगा उधर। बहरहाल देखते हैं, ये तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या करता है। लेकिन एनीवेज आसानी होगी थोड़ी सी यहाँ पर आपको ग्रिड के अंदर। बहरहाल अगर आप देखें 30 से 35 नंबर की ये ग्रिड है तो उसके अंदर आपके करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक एक बड़ा रेगुलरली आने वाला टॉपिक था जो यहाँ से निकल गया, ठीक है। उसके अलावा आपके ये रेगुलर ही टेस्ट हो रहे हैं सारे टॉपिक्स अगर आप देखें तो, और वो ग्रिड के अंदर ही तकरीबन रह रहा है। 35 से 45 नंबर की ग्रिड है, लोअर साइड पे थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इस दफ़ा उसने थोड़ा सा इसको ज़्यादा चखा है। उसकी वजह भी अगेन यही थी कि ये भी जा रहा था, मैंने कहा चलो ये भी टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी फिर रूटीन के अंदर करता ही है ये टेस्ट। एमसीक्यूज तो हर टॉपिक में से आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को गौर करें कि हर अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर के एमसीक्यूज आया करते हैं। ये 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स आपके यहाँ पर नए डल गए हैं, इनका मैं कोई आपको रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, ठीक है, क्योंकि ये स्प्रिंग 22 से पहले कोई इसमें से होता भी था तो उसके बाद नहीं था, ठीक है। खैर, तो बाकी आप एमसीक्यूज को देखें तो 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछ रहे हैं। 20 से 30 नंबर की जो ग्रिड है इसमें आपके ये दोनों टॉपिक सब निकल गए हैं, बल्कि इसी जगह पर ही तो आपका ये कैश फ्लो फिट हुआ आकर, ठीक है जी। ये कैश फ्लो हिट यहाँ पे आके फिट हो गया, ये देखें आईए सेट, चेन इक्विटी और कैश फ्लो, यानी कि ये आसान कर दिया, यानी कि ये बेसिकली कैश फ्लो ऊपर ले गया, यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स को लेकर आया, इंटरप्रिटेशन और रेशियोज आगे ले गए, ठीक है। एनीवेज ग्रिड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी वो फॉलो करता है, आई कैप ग्रिड फॉलो करता है। इस बार इधर लोअर साइड पे रहा था, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया उसको। फिर आपके ये मशहूर ज़माना टॉपिक्स हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें ऐड हुई हैं, IS 38 और IS 41। अब इनको भी आप देख ही लें कि ये भी अपनी ग्रिड के अंदर रह रहा है, ठीक है। IS 16 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से रहा है, ठीक है। ये दोनों को मिक्स करके भी कभी कभी दे देता है। फिर 17 नंबर, फिर 8 नंबर, 13 नंबर, बेसिकली ये भी मिक्स ही सवाल था। ये 16 नंबर का इस दफ़ा 10 नंबर का है, यहाँ से 8 नंबर का। तो ये आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बड़े आसान, ठीक है। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मसला नहीं होने वाला, खैर ही होगी, ठीक है। अच्छा भाई, क्लास का टाइम कब से कब तक? आज तो पहली क्लास थी ना, आधा पौना घंटा लेट हुई थी, कल से इंशाल्लाह रेगुलर हो जाएगा टाइम। कितने बजे तक है क्लास? 2:10 तक। चले, अभी कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? 40 मिनट की हो गई है। चले, अच्छा जी, अब वैसे तो मैंने आपको स्टार्ट करवाना है IAS 16, लेकिन IAS 16 में आपको सुबह स्टार्ट कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी मेरा दिल ये है कि फाइनल अकाउंट का एक सादा सा सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। वो सवाल मैंने ऐसे ही बस ज़रा नज़र घुमाई तो आपकी ये स्टडी टेक्स्ट के अंदर मुझे सवाल नज़र आ गया आई कैप वाली में, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, आपके लिए मैंने ये कॉपी करवा ली है। बाकी कल फिर मैं नोट्स दूंगा तो इसको उसके अंदर जो है वो रख दूंगा, और अगले जो लेक्चर नोट्स होने वो भी दे दूंगा। जब तक कि किताब नहीं आती तो तब तक आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये काम भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें भाई, पार्ट 2 यहाँ से शुरू करते हैं। आज छोटी क्लास।